धोखा, लालच और एक खौफनाक हत्या। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो शुरू तो होता है एक डेटिंग ऐप के जाल से, लेकिन खत्म होता है हमारी क्रिमिनल रिहैबिलिटेशन प्रणाली यानी आपराधिक सुधार व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करके। चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस केस की परतों को खोलते हैं। पापा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज इन्हें 1 लाख रुपए दे दो और मुझे बचा लो। जरा सोचिए, मई 2018 में की गई एक खौफनाक फोन कॉल। एक डरी हुई कांपती हुई आवाज में दुष्यंत शर्मा का अपने परिवार के लिए ये आखिरी संदेश था। ये ठीक वो पल था जहां एक नकली डिजिटल पहचान की टक्कर एक बेहद क्रूर और भयानक सच्चाई से हुई थी। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, द डेडली टिंडर ट्रैप, यानी एक जानलेवा टिंडर जाल। इस पूरी घटना के बीचों बीच एक बहुत ही दर्दनाक गलतफहमी छुपी हुई थी। अपहरणकर्ताओं को लगा कि उनके जाल में विवान कोहली नाम का कोई बहुत बड़ा और अमीर बिजनेसमैन फंसा है जिससे वो मनचाही रकम वसूल सकते हैं। लेकिन असलियत में वो जिसे पकड़ कर बैठे थे वो थे दुष्यंत शर्मा, एक आम मिडिल क्लास इंजीनियर जिनकी एक प्रेग्नेंट पत्नी थी और जो उस रात अपने पिता की पुरानी होंडाई i10 चलाकर वहां पहुंचे थे। ये एक ऐसा झूठ था जिसकी कीमत दुष्यंत को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यहां पर एक आंकड़ा समझना बहुत जरूरी है। 25 लाख, जी हां, 20 से 25 लाख रुपए का एक भारी भरकम कर्ज। असल में इस पूरे अपहरण की जड़ यही कर्ज था जो इस खौफनाक साजिश की मास्टरमाइंड प्रिया सेठ के बॉयफ्रेंड दीक्षांत कामरा के सिर पर था। बस इसी कर्ज को उतारने और रातों रात अमीर बनने की सनक ने इस पूरी जानलेवा साजिश को जन्म दिया। अब आते हैं भाग 2 पर, ए डिसेंट इनटू क्राइम, मतलब जरायम की दुनिया में कदम और इस मास्टरमाइंड का काला अतीत। अगर हम प्रिया के इस आपराधिक सफर को देखें तो ये वाकई चौंकाने वाला है। शुरुआत होती है 2011 में जब एस्कॉर्ट के काम के लिए उसने कॉलेज छोड़ दिया। फिर 2014 में गैस कटर के साथ एटीएम लूटने की कोशिश में गिरफ्तारी, और जनवरी 2018 में तो अपने ही एक्स बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करने के आरोप में पकड़ी गई। यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर बार बहुत आसानी से जमानत मिल गई और इसी चीज ने कानून का सारा डर खत्म कर दिया। हौसले इतने बढ़ गए कि मई 2018 में इस बड़े अपहरण की साजिश रच डाली। दुष्यंत की हत्या से बहुत पहले ही इन्होंने शिकार फंसाने का एक अचूक तरीका ढूंढ लिया था। तरीका बड़ा सीधा था। स्टेप 1, डेटिंग ऐप्स पर अधेड़ उन्हर के और सेटल्ड आदमियों को टारगेट करो। स्टेप 2, उनसे होटल का पेमेंट एडवांस में मांगो। और स्टेप 3, जब वो आदमी कमरे में इंतजार कर रहा हो तब सारा कैश लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाओ। ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फैक्ट पर टिका था कि एक शादीशुदा आदमी बदनामी के डर से कभी भी पुलिस के पास जाकर इस धोखे की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएगा, और यह तरीका काम भी कर रहा था। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, द फेटल किडनैपिंग, यानी वो अपहरण जो जानलेवा साबित हुआ। तो जब अपहरणकर्ताओं ने दुष्यंत का बटुआ चेक किया तो उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई करोड़पति नहीं है और उनका सारा का सारा प्लान वहीं धराशायी हो गया। आखिर में उन्होंने दुष्यंत के बेबस पिता से महज 3 लाख रुपए ऐंठने पर ही समझौता कर लिया। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा यह है कि पैसे मिल जाने के बावजूद उन्होंने दुष्यंत को जिंदा नहीं छोड़ा। उसकी बेरहमी से जान ले ली और उसके शरीर को एक सूटकेस में डालकर जयपुर के बाहरी इलाके में फेंक दिया। जब पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया तो जो हुआ वो अपने आप में अजीब था। किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। एक दूसरे पर इल्जाम मढ़ने का खेल शुरू हो गया। प्रिया ने सारा का सारा दोष दीक्षांत और उनके तीसरे साथी लक्ष्य पर डाल दिया। दीक्षांत का कहना था कि उसे तो बस ये फिरौती का मामला लगा था और असली मास्टरमाइंड प्रिया है। उधर लक्ष्य ने हिसाब लगाते हुए कह दिया कि 70% गलती प्रिया की है और 30% दीक्षांत की। हालांकि सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे एक बेहद खतरनाक साइकोपैथिक दिमाग काम कर रहा था। अब कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। भाग 4, अ सेकेंड ग्रूसम क्राइम, 2017 का एक और खौफनाक मर्डर। यहां से हमारा ये एक्सप्लेनर एक बिल्कुल अलग घटना की तरफ मुड़ता है जो आगे चलकर हमारी मेन स्टोरी से जुड़ जाएगी। बात है 2017 की। 25 साल का हनुमान प्रसाद और उसकी उम्र में बड़ी शादीशुदा ताइक्वांडो कोच संतोष, इन दोनों ने मिलकर संतोष के पति की हत्या कर दी। तरीका, नींद की गोलियां और एक तलवार। ये इतना भयानक कदम सिर्फ इसलिए उठाया गया ताकि उनके अवैध रिश्ते का रास्ता साफ हो सके। और इस खौफनाक कृत्य का नतीजा ये हुआ कि हनुमान और संतोष दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ठीक है,
तो अब जरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसे ओपन जेल या खुली जेल कहा जाता है। ये कोई आम जेल नहीं है जहां ऊंची दीवारें या हथियारबंद गार्ड हों। ये एक रिहैबिलिटेशन यानी सुधार केंद्रित व्यवस्था है। यहां कैदी एक समुदाय की तरह रहते हैं, दिन में बाहर जाकर काम कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, यहां तक कि अपना परिवार भी बसा सकते हैं। मकसद यह है कि अपराधियों को सिर्फ सजा ना मिले, बल्कि उन्हें समाज के लिए एक एसेट, एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिले। और यही हमें ले आता है इस एक्सप्लेनर के सबसे विवादित हिस्से पर। भाग 5, जस्टिस सिस्टम अंडर फायर, सुधार बनाम सजा की बहस। ये बात किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। जरा सोचिए, दो बिल्कुल अलग अलग मर्डर केस, दोनों में पूरी प्लानिंग से परिवारों को तबाह किया गया, और फिर ये दोनों अपराधी आपस में टकराते हैं। टाइमलाइन देखिए। 2023 में प्रिया को सांगनेर ओपन जेल में ट्रांसफर किया जाता है। 2024 में हनुमान को भी एक ओपन जेल में भेज दिया जाता है, और फिर 2025 में प्रिया और हनुमान की मुलाकात होती है। उन्हें प्यार हो जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि उन्हें अलवर में पूरे विधि विधान से शादी करने के लिए 15 दिन की पैरोल तक मिल जाती है। उन्होंने एक साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए इस रिहैबिलिटेशन सिस्टम का मानो पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया। तो अंत में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गहरे और लोगों को दो हिस्सों में बांट देने वाले नैतिक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ऐसे अपराधियों को, जिन्होंने पहले से पूरी साजिश रचकर इतने जघन्य और खौफनाक अपराध किए हों, क्या उन्हें ओपन जेल सिस्टम के जरिए एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बसाने का मौका दिया जाना चाहिए? ये हमारी न्याय प्रणाली के अंतिम उद्देश्य पर सीधा सवाल है कि क्या न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना है या बिना किसी शर्त के सुधार का मौका देना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि इस पूरे जटिल मामले की परतें अब कुछ साफ हुई होंगी।